अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हम बात जान चुके हैं कि मैटर जो है वो दो शक्लों में एग्जिस्ट करता है। एक तो वो पाया जाता है इम्प्योर शक्ल में और दूसरा एग्जिस्ट करता है प्योर शक्ल में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्योर मैटर की शक्ल है वो दो तरह की है, यानी एलिमेंट्स भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाते हैं और कंपाउंड भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहलाते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, एलिमेंट जो कि कुदरत ने बनाए हैं वो भी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं, कंपाउंड भी क्या हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं और प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को बोला जाता है सब्सटेंस। तो एलिमेंट भी सब्सटेंस को ही कहते हैं, यानी सब्सटेंस की एक किस्म एलिमेंट है और दूसरी क्या है, कंपाउंड है। ठीक हो गया। अब हमारा टॉपिक क्या है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड की एलोट्रॉपिक फॉर्म। ठीक हो गया। तो बात क्या है, बात ये है कि व्हाट इज एलोट्रॉपिक या एलोट्रॉपी या एलोट्रॉप्स, इनमें क्या फ़र्क है, आइए आपको बताते हैं। देखें जी, मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बल्कि इस डेफिनेशन को पढ़ाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुदरत ने जो एलिमेंट बनाए हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम एलिमेंट इस दुनिया में, इस कायनात में मुख्तलिफ़ शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो हालतों में पाया जाता है, O2 और O3 की हालत में। जैसे कार्बन है वो तीन हालतों में पाया जाता है। तो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी एलिमेंट्स हों, ये एलिमेंट अगर एक या एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं तो ये तमाम अलग अलग शक्लें एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है। और इस फिनोमिनन को, इस प्रोसेस को, जिसके तहत कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करता है, इस फिनोमिनन को एलोट्रॉपी कहा जाता है। बात करते हैं कंपाउंड की। क्या कंपाउंड भी एलोट्रॉपी शो करते हैं? हमारी किताब तो लिखती है हाँ, बोथ सब्सटेंसेस, यानी एलिमेंट भी और कंपाउंड भी दोनों एलोट्रॉपी शो करते हैं। मगर मैं ये बात कहता हूँ, ये बात गलत है। एलोट्रॉपी सिर्फ एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रॉपी, कंपाउंड एलोट्रॉपी शो नहीं करते। तो फिर कंपाउंड क्या शो करते हैं? बेटा, कंपाउंड जो शो करते हैं उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि अगर एक कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करता है तो वो तमाम शक्लें एक दूसरे की वो तमाम शक्लें पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगी। और इस फिनोमिनन को, जिसकी वजह से, जिसके तहत कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है, इस फिनोमिनन को पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है। और शक्लों को पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। मगर जो एलिमेंट शो करते हैं प्रॉपर्टी, एलिमेंट जो शो करते हैं, एलिमेंट की इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहते हैं। एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट, कंपाउंड नहीं। तो इसलिए आप भी पेपर में एलिमेंट के हवाले से लिख सकते हैं कि ये एलोट्रॉपी शो करते हैं, यही एलोट्रॉप्स बनाते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि कंपाउंड भी। मैंने बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि एलिमेंट्स में एग्जिस्ट, पाए जाते हैं इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हर एलिमेंट नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा शक्लों में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, विच मे हैव सम डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो एलिमेंट मुख्तलिफ़ शक्लों में पाए जाएंगे, ये जो शक्लें हैं मुख्तलिफ़, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ होती हैं। ज़्यादातर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मुख्तलिफ होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसके बाद दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। यही फॉर्म्स जिनमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हें एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। तो ये पूरी जो है वो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है।
आपने ये सारी ही लिखनी है। पेपर में ऐसे ही आएगा, व्हाट इज मेंट बाय एलोट्रॉपी या डिफाइन द फिनोमिनन एलोट्रॉपी। ठीक है, ओके। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एलोट्रॉपी का फिनोमिनन शो करते हैं। फिनोमिनन कहते हैं नेचुरल प्रोसेस को जो कुदरती तौर पर हो रहा हो। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एक बहुत ही जानी मानी एलिमेंट है। ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं? ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है O2 और एक एलोट्रॉप है O3। मतलब ऑक्सीजन नेचुरली तौर पर इन 2 शक्लों में पाया जाता है, इन 2 हालतों में पाया जाता है। तो इन 2 हालतों को ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो मेरे बेटे इस O2 को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओके, और यही है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो O3 है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोन। ये ओजोन है, ये ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की एक लेयर है जो सूरज से आने वाली जहरीली अल्ट्रावायलेट रोशनी, अल्ट्रावायलेट लाइट को रोक लेती है, ज़मीन पर नहीं आने देती। ये ओजोन O3 अगर ये ज़मीन पर पहुंच जाए अल्ट्रावायलेट रेस तो क्या होगा? तो फिर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम पैदा होंगे? हमारी जो जिल्द है उसमें स्किन कैंसर हो जाएगा, जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, पौधों को मसला होगा। तो ये ओजोन ही है जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है और हमें बचा के रखती है। तो ओजोन इज़ अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। आइए दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में हम बात करेंगे सल्फ़र की। सल्फ़र, जी बिल्कुल, सल्फ़र जिसको हम S से जाहिर करते हैं, इसका सिंबल है। सल्फ़र जो है इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं सल्फ़र की। हमारी बुक के मुताबिक इसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है रोम्बिक सल्फ़र, रोम्बिक, ठीक है, रोम्बिक सल्फ़र, और दूसरी है मोनोक्लिनिक सल्फ़र। ठीक है, एक और भी होती है प्लास्टिक सल्फ़र, मगर हमारी बुक में वो नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक में सिर्फ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र के बारे में लिखा हुआ है। और एक बात सुन लीजिए, ये जो रोम्बिक सल्फ़र है ये स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, यानी ये ज़्यादातर ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज़्यादातर जो सल्फ़र है वो रोम्बिक शक्ल में पाया जाता है। और जो मोनोक्लिनिक शक्ल है ना मेरे बेटे, ये लेस स्टेबल होती है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। किसके मुकाबले में? रोम्बिक के मुकाबले में लेस स्टेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन की, कि कार्बन एलिमेंट के कितने एलोट्रॉप हैं। कार्बन एलिमेंट के मेन जो है वो 3 एलोट्रॉप हैं। वैसे 4 भी माने जाते हैं, 4 से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं, मगर हमारी बुक में और वैसे भी मेनली जो हमें मुख्तलिफ़ किताबों में मिलते हैं वो 3 मेन एलोट्रॉप हैं कार्बन के। आइए उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन, लफ्ज़ कार्बन लिखता हूँ। कार्बन के जो है मेरे बेटे वो 3 एलोट्रॉप हैं। पहले नंबर पे है जनाब डायमंड, हीरा, डायमंड। डायमंड जो है ये बेसिकली एक जेंट मालिक्यूल है, जेंट मालिक्यूल, मैं लिख देता हूँ जेंट, GAINT। जेंट मॉलिक्यूल से मुराद है बड़ा मालिक्यूल, यानी मैक्रो मालिक्यूल, बड़ा मालिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर भी ड्रा किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा ना आपको इस जगह पे बताता हूँ कि डायमंड को कैसे ड्रा करते हैं। देखिए, फ़र्ज़ करें ये एक कार्बन है, उसके बाद ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा, ये इसको बोलते हैं यूनिट सेल ऑफ डायमंड। यानी ये इस तरह से ये हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे और ये डायमंड बनता चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। डायमंड जो है उसमें कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ ऐसे जुड़े होते हैं। ऐसे ही नेटवर्क है, जाल है, चलता जा रहा है आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, एक तो डायमंड है, यानी ये जो हीरा ज़बरदस्त है, बड़ा महंगा है, ये कार्बन की एलोट्रॉपिक शक्ल है, यानी कार्बन कायनात में हीरे की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, डायमंड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, डायमंड के बाद नंबर 2
नंबर 2 कौन है? नंबर 2 पे है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप इसे कैसे याद करेंगे बेटा? लेड पेंसिल के सिक्के में ये पाया जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बेसिकली ये इसमें ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन एटम का, यानी यूं देख लें कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये एक हेक्सागोन है। गॉन, हेक्सा माने 6, गॉन माने कोने, 6 कोनों वाला स्ट्रक्चर है। ऐसे एक और हेक्सागोन होता है, ठीक है, फिर एक और हेक्सागोन होता है। तो ये हेक्सागोन्स जो हैं वो आपस में इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ओके। और इनकी लेयर्स होती हैं, यानी एक हेक्सागोन की लेयर यहाँ पे होगी ऐसे सीधी, और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की लेयर नीचे होगी, फिर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की लेयर और नीचे होगी। तो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ये। कार्बन के 6 कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में जुड़ के एक लेयर बनाते हैं, ऐसे जैसे मैट शीट होती है। फिर उन लेयर्स के दरमियान जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि फ़िलहाल ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जिसके अंदर कार्बन एटम हेक्सागोन्स की सूरत में लेयर्ड के तौर पर अरेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है जो मेन है, जिस पे ज़्यादा हमने बात करनी है, वो है बक्की बॉल्स हैं। कौन सी बॉल्स? गोल बॉल? ना, बक्की बॉल्स। ये बक्की बॉल्स क्या होती हैं? ये कार्बन की ना तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और बक्की बॉल्स का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलीरीन। बकमिंस्टर फुलीरीन ये असल नाम है कार्बन की तीसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म का। यकीनन आपने ये नहीं सुना होगा। तो बकमिंस्टर फुलीरीन क्या होता है, आइए इसको समझाता हूँ। असल में ना बकमिंस्टर फुलीरीन क्या होता है, ये जो है ये हॉलो केज लाइक स्फीयर होता है मेड ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम का खोखला स्फीयर होता है, जैसे फुटबॉल होती है पिंजरे की तरह, केज, ऐसे गोल केज, ठीक है, ओके। अरेंज्ड इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन। ये हेक्सागोन और पेंटागोन क्या होते हैं मैं बताता हूँ और समझाता हूँ, ड्रा करके भी दिखाता हूँ कि बक्की बॉल कैसे बनती है। तो पेंटागोन किसे कहते हैं? पेंटागोन कहते हैं 5 कोनों वाला, यानी ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कोने हैं और 5 कॉर्नर के ऊपर एक एक कार्बन एटम है, इसको बोलते हैं पेंटागोन। अब हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसे बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से ये देखें, ये हेक्सागोन है जिसमें 6 कोने हैं, 6 कोनों पर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसको हेक्सागोन कहते हैं, इसको पेंटागोन कहते हैं। तो हेक्सागोन और पेंटागोन के मिलाप से एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है कार्बन के एटम्स का, जिसे बक्की बॉल कहते हैं। ये बक्की बॉल बहुत सारी होती हैं, मगर इनमें जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन स्टडी की जाती है और मोस्टली एग्जिस्ट करती है वो होती है कार्बन 60। कार्बन 60 से ये मुराद है कि ज़्यादातर पाया जाने वाली जो आम तौर पर एग्जिस्ट करती है बक्की बॉल, उसके मालिक्यूल को कार्बन 60 से ज़ाहिर किया जाता है, यानी उसमें 60 कार्बन होते हैं, कार्बन 60। ओके, अच्छा, ये बकमिंस्टर फुलीरीन मतलब बक्की बॉल नहीं लिखा तुमने, बक्की बॉल्स लिखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा, यानी कार्बन 60, कार्बन 40, कार्बन 50, कार्बन 20, यानी मुख्तलिफ कार्बन की तादाद वाले बॉल्स बनते हैं, पाए जाते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। मगर ज़्यादातर जो पढ़ा और स्टडी किया जाता है वो ये है कार्बन 60। ओके, नेक्स्ट, इसका बकमिंस्टर जो फुलीरीन है, ये पूरा नाम, ये इसका नाम क्यों रखा गया? ठीक है, एक जो है ना आर्किटेक्चर था जिसका नाम था रिचर्ड मिंस्टर फुलर। ये एक आर्किटेक्चर था जिसने कनाडा के एक मुल्क में एक इमारत बनाई थी, जिसका जो स्ट्रक्चर था वो सेम ऐसा ही था जैसे ये बक्की बॉल का होगा जो हम बनाएंगे। इसीलिए इस रिचर्ड मिंस्टर फुलर की वजह से इसे कहते हैं बकमिंस्टर फुलीरीन। ठीक है, ओके। अब एक और बात सुने,
कि ये जो मतलब इसका जो नाम रखा गया रिचर्ड मिस्टर फुलर की वजह से, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इमारत इसने बनाई थी इसलिए रखा गया था। तो फिर ज़ाहिर है इतना बड़ा नाम हम पढ़ने से बेहतर है हम इसे सिंपली क्या कह देते हैं, बकी बॉल्स। अच्छा, मज़ीद मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा बकी बॉल की, ओके, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि बकी बॉल को ड्रा कैसे किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे आर स्टेबल। जो बकी बॉल होती हैं वो स्टेबल होती है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बकी बॉल जो हैं वो स्टेबल होती हैं। दे आर कोवेलेंट इन नेचर। ये जो होते हैं ना बकी बॉल, ये कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट इन नेचर होने की वजह से दे आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसमें सोलुबल होते हैं? सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरी बात क्या है। तीसरी बात ये है कि जो कार्बन 60 है इसका लेस होता है मेल्टिंग पॉइंट। और चौथी बात ये है कि दे आर सॉफ्ट, ये नरम होती हैं, एंड नॉन कंडक्टर, और ये बिजली कंडक्ट नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम चाहें तो सूटेबल कंडीशन अप्लाई करके बकी बॉल को नॉन कंडक्टर से सेमी कंडक्टर में भी तब्दील कर सकते हैं और सुपर कंडक्टर में भी तब्दील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, दे हैव, इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो यूनिक होता है। यूनिक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा? यूनिक स्ट्रक्चर विद नो क्या नो? तीन बातें। विद नो चार्ज, यानी बकी बॉल के ऊपर चार्ज नहीं होता। नो बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज भी नहीं होती। एंड नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर कहते हैं जोड़े को, अनपेयर्ड कहते हैं कल्ले, अकेले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ बकी बॉल। ओके, अब हम देखेंगे कि बकी बॉल को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, उसको ड्रा कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले ना आपने एक पेंटागन बनाना है। मैं इधर ठहर जाता हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। पेंटागन कैसे बनाना है? बहुत आसान है। आपने ना बराबर फासले के ऊपर 5 जो है वो बनाने हैं। 5 कार्बन के जो है एटम बनाने हैं। ये देखें, ये ऐसे, ये जैसे वो गर्ल्स फूल बना रही होती हैं। अभी मैं इसे बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखें, ये 1, ठीक है, 2, यहाँ पे ऐसे, इधर ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये बन गया एक पेंटागन, ठीक है। अब इस पेंटागन को आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे? हमने क्या करना है कि बिल्कुल जो है ना इसके सामने, मतलब ये एक लाइन लगा के ऐसे इधर एक कार्बन लगा देना है। एक लाइन बराबर फासले पे लगा के कार्बन लगा देना है। एक लाइन लगा के कार्बन लगा देना है। एक लाइन लगा के कार्बन लगा देना है। इधर भी एक लाइन लगा के कार्बन लगा देना है। लगा दिया कार्बन। अब देखना, अब ना मैं एक कार्बन इधर बनाऊंगा, एक कार्बन इधर बनाऊंगा और इनको आपस में मिला दूंगा। तो ये आप बेटा जानी देखें, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया है 6 कोनों वाला। 1 2 3 4 5 6। इधर फिर एक और हेक्सागोन बनाते हैं। एक इधर कार्बन बना दें, एक इधर कार्बन, और इनको इसके साथ मिला दें। देखें, ये एक और हेक्सागोन बन गया है। एक यहाँ पे कार्बन लगाएं, एक यहाँ पे कार्बन लगाएं, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें। ये एक और हेक्सागोन बन गया है। यहाँ पे एक कार्बन लगाएं, एक कार्बन यहाँ पे लगाएं और इनको इसको आपस में मिला दें, तो ये एक और हेक्सागोन बन गया। एक कार्बन इधर लगाएं, एक कार्बन इधर लगाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, इसको इसके साथ मिलाएं, तो ये क्या बन गया? एक और हेक्सागोन बन गया। तो ये देखें, सेंटर में एक पेंटागन है, उसके साथ जो है वो 5 1 2 3 4 5 हेक्सागोन है। अब आगे हम इनके साथ पेंटागन बनाएंगे। बहुत आसान है, तरीका देख लीजिए कि पेंटागन आपने कैसे बनाने हैं। तो बेटा जानी ये जो है ना अंदर की जानिब यूं, ये ऐसे ऐसे, इस जगह पे आपने ना टेढ़ा ऐसे करके एक लाइन इधर लगानी है और एक लाइन इधर लगानी है, ठीक। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखें, एक लाइन इधर लगानी है,
एक लाइन जो है ना जनाब इधर लगानी है और इधर कार्बन बना देना है। ओके, सेम ऐसे यहाँ पे एक लाइन जनाब ऐसे टेढ़ी अंदर की जानिब इधर लगानी है और एक लाइन मेरे बेटे यहाँ से यहाँ अंदर लगानी है, और फिर सेम ऐसे ही एक लाइन इधर लगानी है मेरे बेटे और एक लाइन कहाँ लगानी है, इधर लगानी है। ओके, फिर यहाँ पे एक लाइन इधर लगानी है और एक लाइन कहाँ लगानी है, इधर लगानी है। ओके, अब ये जो लाइनें लगाई हैं इनको आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं ज़रा देखना, इसको ना इसके साथ जोड़ दें, ये देखें, इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें, ये पेंटागन बन गया। इसको इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ जोड़ दें। देखिए ये पेंटागन 1 2 3 4 5, ये भी पेंटा, ये भी पेंटा, ये पेंटागन। अब आखिरी स्टेप है जो हमने करना है वो मैं काले मार्कर से कर लेता हूँ। तो देखेंगे इसको ना इसके साथ आपने मिलाना है, ये बगैर कटा हुआ मार्कर, इसको इसके साथ मिलाना है ऐसे, ये गोल करके। ओके, और इसको इसके साथ मिलाना है। ओके, और इसको इसके साथ मिलाना है। शाबाश। ओए बच्चों, इसे इसके साथ मिलाना है। तो स्टूडेंट्स इसको इसके साथ मिलाना है। मिल गए। अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके ना सेंटर में, यानी इसके और इसके सामने, एक इसके सामने यहाँ पे कार्बन एटम बनाना है, एक इसके सामने यहाँ पे कार्बन एटम बनाना है कि 6 कोनों वाला हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। एक इसके सामने यहाँ पे कार्बन बनाना है, एक यहाँ पे कार्बन बनाना है इसके सामने। ओके, और फिर एक यहाँ पे कार्बन बनाना है, एक यहाँ पे कार्बन बनाना है, एक इधर कार्बन बनाना है, एक इधर कार्बन बनाना है। ओके, एक यहाँ पे कार्बन बनाना है और एक यहाँ पे कार्बन बनाना है। जी जनाब, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बकीबॉल। बकीबॉल इस तरह से बनती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री की बुक 2025 में जो छपी है उसके बारे में पढ़ा है, आपको पढ़ाया है। और क्या कहना था, हाँ आखिरी बात, बच्चे प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से, अपनी सेहत से, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।